नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आपके बीच आए हैं दोस्तों। तो 600 क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा के देंगे बाल विकास के दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो दोस्तों जो आपके महिला बाल विकास की वैकेंसी निकली है, महिला बाल विकास की वैकेंसी जारी हुई है, उसके अंतर्गत आपका एक चैप्टर है दोस्तों विटामिन का। तो दोस्तों विटामिन के चैप्टर के हम आपको पूरे सीरीज कंप्लीट करा के देंगे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करा के देंगे दोस्तों। तो विटामिन के क्वेश्चन आंसर कराएंगे आज की वीडियो में। और विटामिन के क्वेश्चन आंसर कराने के साथ साथ उनकी थ्योरी भी आपको भी थ्योरी और उनका कंटेंट भी कंप्लीट कराते जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो में पूरी विटामिन की जानकारी देंगे दोस्तों। विटामिन का ये वीडियो जो विटामिन की सीरीज हम चलाने वाले हैं, जो कि आपके महिला बाल विकास में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे महिलाओं के लिए, महिला बाल विकास की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्राओं के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं जो कि विटामिन से संबंधित है दोस्तों। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। महिला बाल विकास की जो वैकेंसी निकली है, एमपी महिला बाल विकास सुपरवाइजर की जो वैकेंसी जारी हुई है, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके विटामिन की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कुपोषण की स्क्रीनिंग की विधियां क्या हैं। पहला है लंबाई वजन, दूसरा है मध्य भुजा परिधि, तीसरा निदानिक और प्रयोगशाला परीक्षण, चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जो कुपोषण की स्क्रीनिंग की विधियां होती हैं दोस्तों, तो लंबाई और वजन भी होता है, मध्य भुजा और परिधि भी होती है, नैदानिक और प्रयोगशाला परीक्षण भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आपको बताते हैं माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं आपको। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कुपोषण को पोषक तत्व तथा ऊर्जा की आपूर्ति और शारीरिक मांग के बीच कोष की असंतुलन के रूप में परिभाषित करता है दोस्तों। जो कुपोषण होता है विकास और रखरखाव और विशिष्ट कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए ही आपकी बनाया गया है दोस्तों। अल्प पोषण को वर्गीकरण किया गया है। तो अल्प पोषण को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया आपके गॉमेज वर्गीकरण। अल्प पोषण का वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका गॉमेज वर्गीकरण। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों, इसी कंटेंट से आपसे क्वेश्चन बनेंगे महिला बाल विकास में, जो कि विटामिन का चैप्टर है आपका। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। गॉमेज वर्गीकरण क्या है दोस्तों, तो वो है आपका अल्प पोषण का वर्गीकरण। यह आयु के अनुसार वजन मापन का उपयोग करता है दोस्तों, जो रोग के पूर्व अनुमान के अनुसार ग्रेडिंग प्रदान करता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेडिंग बता देंगे, कौन सी ग्रेड में बच्चा, कौन सी यदि बच्चा कितने ग्रेड कौन से ग्रेड में जाता है, तो ग्रेडिंग भी आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। ग्रेडिंग से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो आयु के अनुसार वजन का प्रतिशत कैसे होता है दोस्तों, यदि 90 से 100 के बीच में है दोस्तों तो सामान्य में जाएगा। 75 से 90 के बीच में है दोस्तों, तो आपका 75 से 90 है तो दोस्तों प्रथम श्रेणी में डिग्री कुपोषित होगी दोस्तों उसकी। और 70 से 75 है दोस्तों, तो उसकी द्वितीय श्रेणी होगी, जो कि आपकी डिग्री कुपोषित होगी दोस्तों। तो सेकंड डिग्री कुपोषित मानी जाएगी। आप बताते हैं बच्चों की स्क्रीनिंग कैसे होती है दोस्तों, उसकी व्याख्या बता देते हैं आपको। तो बच्चों के कुपोषण की स्क्रीनिंग की विधियां जो होती हैं दोस्तों, पहली होती है लंबाई और ऊंचाई को मापना। तो बच्चों की सबसे पहले कैसे क्या करते हैं दोस्तों, लंबाई और ऊंचाई को मापते हैं। तो स्क्रीनिंग की विधियां में दोस्तों, यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है, यदि बच्चा 2 वर्ष से कम है और आयु उपलब्ध नहीं है, तो बच्चा 87 सेंटीमीटर से कम है, तो शयन लंबाई को मापना। तो उसको बच्चों क्या करते हैं दोस्तों, लेटाकर लंबाई मापते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से या उससे अधिक है, यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से उससे अधिक है, या बच्चे की आयु उपलब्ध नहीं है या 87 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, तो बच्चे को खड़े होने में बच्चे यदि सक्षम है, तो बच्चे को खड़े होकर मापते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ से जैसे कि हमने बताया कि थ्योरी से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, कंटेंट से ही आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि कंटेंट कंप्लीट करते रहिए, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको जो शयन करके यानी जो लेटा कर लंबाई नापते हैं, और जो खड़े होकर लंबाई नापते हैं बच्चों की, तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो दोनों में अंतर यह है दोस्तों कि आमतौर पर खड़े होने पर मापी गई ऊंचाई, लेटने पर मापी गई ऊंचाई पर, जो शयन करके या लेटे गई मापी गई ऊंचाई होती है दोस्तों, उससे लगभग 0.7 सेंटीमीटर कम होती है। तो ये फर्क होता है दोस्तों, यदि खड़े होकर लंबाई मापते हैं और लेटा कर लंबाई मापते हैं, तो उससे जो लेटा कर लंबाई मापते हैं दोस्तों, तो वो 0.7 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों, कम होती है। बच्चे के वजन और लंबाई के आधार पर मानक विचलन स्कोर SD स्कोर निर्धारित करना होता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट कौन सी होती है आपकी लंबाई मापन की विधि, तो नेक्स्ट होती है दोस्तों आपकी मध्य ऊपरी भुजा MUAC, जो कि आपकी MUAC होती है। तो गंभीर कुपोषित के लिए समुदाय आधारित स्क्रीनिंग कार्यक्रम आमतौर पर गंभीर क्षरण वेस्टिंग की पहचान करने के लिए 11.5 सेंटीमीटर से कम MUAC का उपयोग करते हैं दोस्तों।
एक बच्चे के कुपोषण का आकलन करने में सबसे उपयोगी प्रयोगशाला अध्ययन हेमाटोलॉजिकल रुधिर विज्ञान संबंधी अध्ययन और प्रोटीन की स्थिति मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशाला अध्ययन है दोस्तों। आप इसकी और अधिक जानकारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इसकी, आप कुपोषण का वर्गीकरण, कुपोषण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, तो उसकी भी यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुपोषण को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कुपोषण को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो कुपोषण का वर्गीकरण दोस्तों के तो अल्पपोषण भोजन को अपर्याप्त अंतर्ग्रहण के साथ असंयोजित बार बार होने वाले संक्रमण रोगों रूप में परिभाषित किया गया। तो यूनिसेफ 2007 मध्यम तीव्र कुपोषण जिसे मैम कहते हैं, WHO यूनिसेफ द्वारा सेकंड से कम या लेकिन -3 से अधिक ऊंचाई के अनुसार वजन जेड स्कोर के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों। तीसरा होता है गंभीर तीव्र कुपोषण जिसे सैम कहते हैं दोस्तों। तो WHO या यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया। तो सैम को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों, तो सैम को परिभाषित करने के लिए तो जो दोस्तों क्या होते हैं, 3 विधियां होती हैं। MUAC ऊपरी मध्य भुजा परिधि, ऊंचाई से अनुसार वजन जेड स्कोर, द्विपार्श्वीय गर्तमान स्वरूप पीटिंग एडिमा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बढ़ते हैं वीडियो में आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है दोस्तों कि हम आपको इस वीडियो प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके चैप्टर है दोस्तों, आपके सिलेबस में दिया गया है। महिला बाल विकास सुपरवाइजर के सिलेबस में है आपकी पेट विटामिन, जहां से आपके क्वेश्चन निकल के आने हैं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करा के दे रहे हैं, कंटेंट भी कंप्लीट करा के दे रहे हैं, जहां से आपके बहुत से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वहां से। तो थ्योरी और कंटेंट को पूरा कंप्लीट करें दोस्तों। सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। इस और दूसरी सीरीज हम चला रहे हैं आपकी शिक्षा शास्त्र और बाल विकास की। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, 3 वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसमें टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए। जिन सभी साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा सकते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन से आगे हम आपके कल की वीडियो में लेके आएंगे, आपको 60 क्वेश्चन से आगे कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और प्रतिदिन आपके लिए सिलेबस अनुसार जो आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं होती है। तो क्या होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होती है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है या प्रतिरक्षी होती है। तो आपको दोस्तों इसमें से आंसर देना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो बहुत अच्छा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे कि आपको पता ही होगा कि बच्चे को माँ का दूध पीने से ही कोलेस्ट्रॉल मिलता है दोस्तों। तो वो क्या होता है दोस्तों, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है या प्रतिरक्षी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिरक्षी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है दोस्तों, उसके लिए प्रतिरक्षी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं प्रतिरक्षी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अब इसके थ्योरी के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो आइए इसकी थोड़ी डिटेल्स देते हैं आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अवधारणा की। कोलेस्ट्रॉल गर्भावस्था के दौरान माँ के स्तनों में बनने वाला पहला दूध है दोस्तों। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गर्भावस्था के दौरान माँ के स्तनों में बनने वाला पहला दूध होता है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है दोस्तों। गर्भावस्था के तीसरे चौथे महीने में आसपास शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि इससे पहले स्तन बड़े होने लगते हैं क्योंकि इस समय में स्तन ग्रंथियों की संख्या और आकार बढ़ने लगता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो में और जानकारी देते हैं आपको, इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपका कोलेस्ट्रॉल वह दूध है जो शिशु को पहले स्तनपान के दौरान पिलाया जाता है। यह गाढ़ी मलाईदार प्रोटीन से संबंध कम वसा वाली सामग्री बिल्कुल वैसी होती है जैसे बच्चे को जन्म के शुरुआती दिनों में चाहिए होती है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल में एक स्पष्ट मलाईदार सफेद, पीला या नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तरल के रूप में दिखाई दे सकता है। यह अक्सर गाढ़ा होता है लेकिन पतला भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा चिपचिपा भी हो सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो प्रसव के कुछ दिनों बाद आने वाले स्तन के दूध मलाईदार और गाढ़ा और सफेद या फिर नीला सफेद का होता है दोस्तों। ऐसा परिपक्व स्तन का दूध बड़ी मात्रा में शिशु के जन्म के लगभग तीसरे या चौथे दिन ही आ जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके की पॉइंट्स की। तो इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है लेकिन यह बहुत पौष्टिक होता है। यह प्रोटीन समृद्ध, प्रतिरक्षी समृद्ध तरल होता है। यह नवजात शिशु के लिए एक सुपर फूड माना जाता है। जब आप अपने शिशु को कोलेस्ट्रॉल पिलाती हैं तो यह आपके शिशु को अपना पहला शॉट देने जैसे होता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी प्रतिरक्षी होती हैं जो कि रोगों से लड़ने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। अब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो दोस्तों जो माँ का दूध होता है, तो वो शिशु को कई तरह के लाभ प्रदान करता है। तो कौन कौन से लाभ प्रदान करता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों विटामिन की। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आपका, तो कुछ पॉइंट हैं जो जिसमें आपको शिशु के लिए कई तरह के लाभ प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल। तो यह शिशु के पहले आप स्तन के लिए एक अच्छा भोजन है।
क्योंकि यह उसके पेट में आसानी से पच जाता है। यह अगले कुछ दिनों में मिलने वाली परिपक्व दूध के लिए शिशु के पाचन तंत्र को तैयार करता है। इसमें रोग से लड़ने वाली कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं जो शिशु को प्रतिरक्षी तंत्र प्रदान करती हैं दोस्तों, जिससे रोगों से लड़ने में दोस्तों शिशु को क्या होती है, मदद मिलती है। यह पोषक तत्व में विटामिन, लवण और वसा से समृद्ध होता है और शिशु को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है दोस्तों। यह नवजात में हाइपोपोगलाइसीमिया, निम्न रक्त शर्करा से रोकने में मदद करता है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, कंटेंट बहुत अच्छा देने वाले हम आपको, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जो कि आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हम सभी वीडियो में पूरे कंप्लीट सिलेबस देंगे आपको, तो पूरा सिलेबस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर ICDS योजना के तहत लाभार्थी हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन सा है जो ICDS योजना के तहत लाभ नहीं लेता है, बाकी सभी को ICDS के तहत योजना के तहत लाभ मिलता है दोस्तों। तो शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति, 0 से 6 माह के बच्चे, गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि वो कौन सा है जो ICDS यानी महिला बाल विकास के तहत योजना के लिए लाभार्थी होता है और योजना के माध्यम से लाभ लेता है। तो सारे दोस्तों इसमें 0 से 6 माह के बच्चे योजना के तहत लाभार्थी होते हैं। गर्भवती महिलाएं भी ICDS के तहत लाभार्थी होती हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी, जो धात्री महिलाएं होती हैं, वो भी लाभार्थी होती हैं दोस्तों। लेकिन शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति ICDS योजना के तहत लाभार्थी नहीं होते हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन आपको दिए गए वो तीनों क्या होती हैं दोस्तों, ICDS योजना के तहत लाभार्थी होती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों थ्योरी की तरफ, कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हम थ्योरी को कंप्लीट करिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से निकल के आपके क्वेश्चन रेडी होंगे दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास ICDS। तो यहाँ से जैसे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आपकी ICDS जो योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना है, वो कब शुरू की गई थी। तो 1975 में। एक अनूठा प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास की जरूरतों को पूरा करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ICDS के उद्देश्य की, कि ICDS का उद्देश्य क्या है। जो महिला बाल विकास है, जो एकीकृत बाल विकास है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करते हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के कुपोषण, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे को उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए आधार लागू करना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाली घटनाओं में कमी लाना। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे उद्देश्य हैं जो कि ICDS के हैं। ICDS में एकीकृत बाल विकास के उद्देश्य हैं दोस्तों। तो बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मां की क्षमता को बढ़ाना, AG को सुविधा, शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर जागरूक नागरिक बन सकें। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से उद्देश्य होते हैं जो कि आपके एकीकृत बाल विकास, महिला बाल विकास के ICDS के होते हैं। तो इसका उद्देश्य है किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण, अल्पपोषण, छोटे बच्चों में एनीमिया, वृद्धि रोध, अल्पपोषण और एनीमिया की रोकथाम को कम करके वृद्धि रोध, अल्पपोषण और एनीमिया को रोककर बच्चों को जन्म के समय कम वजन के स्तर में सुधार करना भी दोस्तों महिला बाल विकास, एकीकृत बाल विकास का दोस्तों क्या है, उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो जैसे हमने बताया कि सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, आपको वीडियो बहुत अच्छे देने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे प्रोवाइड कराने वाले हैं, हम थ्योरी पूरी कंप्लीट करा के देंगे पूरे सिलेबस की। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का आकलन कैसे करती है। यानी जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो किसी बच्चे की कुपोषण की जानकारी, यानी बच्चा कुपोषित है उसकी जानकारी कैसे प्रदान करती है, कैसे आकलन करती है कि बच्चा कुपोषित है या स्वस्थ है या कुपोषित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऊंचाई के लिए वजन, यानी जो ऊंचाई के लिए वजन नापते हैं कि ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई सही है या नहीं। उम्र के लिए ऊंचाई, यानी उम्र के अनुसार बच्चे की ऊंचाई सही है या नहीं, उससे पता करती है। उम्र के लिए वजन या मध्य भुजा परिधि, इसमें जो आपको पॉजिटिव बताना है कि पॉजिटिव कौन सा है दोस्तों। उम्र के लिए वजन बिल्कुल नहीं, ऊंचाई के लिए वजन, यानी ऊंचाई के अनुसार वजन के होने से कुपोषित होने का आकलन नहीं बता सकते दोस्तों। उम्र के लिए ऊंचाई, यानी उम्र के अनुसार ऊंचाई माप कर भी आप कुपोषित होने की स्थिति का आकलन नहीं बता सकते दोस्तों। मध्य भुजा परिधि के आकलन करके भी आप नहीं बता सकते कि कुपोषित की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते बच्चे की कुपोषित होने की स्थिति का आकलन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, उसके उम्र के अनुसार वजन, यानी बच्चे यदि
बच्चा यदि जन्म से 6 माह तक का है, तो उसका जन्म से 6 माह तक कितना वजन होना चाहिए? यदि वो जन्म से 6 माह तक जितना वजन उसका होना चाहिए, यदि उतना वजन उसका बच्चे का है, सामान्य श्रेणी में यदि आएगा दोस्तों, यदि सामान्य श्रेणी में आता है, तो वो बच्चा कुपोषित नहीं है। यानी बच्चे का कुपोषित की स्थिति का आकलन करने के लिए दोस्तों क्या करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? उम्र के अनुसार वजन लेती है दोस्तों। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब थ्योरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंटेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बताते आ रहे हैं, आपको बताते रहे हैं वीडियो में कि आपके थ्योरी से ही क्वेश्चन निकल के आएंगे, थ्योरी कंटेंट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कंटेंट और थ्योरी को पूरा कंप्लीट कवर करिए दोस्तों। बात कर लेते हैं उम्र के हिसाब वजन की अवधारणा। आंगनबाड़ी केंद्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें कुपोषण की पहचान करने के लिए वजन की तुलना उसकी उम्र के हिसाब से मानक वजन से की जाती है दोस्तों। तो जो जो दोस्तों उसकी जो उम्र के अनुसार जो उसकी तुलना होती है दोस्तों, कि उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, उसी अनुसार ही उसका वजन आए तो ही उसकी कुपोषण होने या कुपोषित ना होने की स्थिति की तुलना या आकलन किया जाता है दोस्तों। उम्र के अनुसार वजन मापना आसान है और इससे बच्चे के विकास और पोषण संबंधी स्थिति का त्वरित आकलन मिलता है, जिसमें तीव्र और दीर्घकालिक कुपोषण दोनों संकेत सम्मिलित होती हैं दोस्तों। तो उम्र के अनुसार बच्चे का जो वजन नापना होता है वो बहुत आसान होता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो यह विधि बच्चों के विकास पैटर्न की निगरानी तथा उनके बच्चों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है, जिन्हें पोषण संबंधी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों। अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण देते हैं दोस्तों आपको। तो उम्र के अनुसार बताते हैं आपको। तो इसमें बताते हैं दोस्तों आपको कि उम्र के अनुसार ऊंचाई। तो उम्र के अनुसार ऊंचाई क्या रहेगी दोस्तों? अब पहला वो जो दोस्तों पॉइंट था कि उम्र के अनुसार ऊंचाई, तो उम्र के अनुसार ऊंचाई उम्र के हिसाब से ऊंचाई का उपयोग बौनेपन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी वो उम्र के अनुसार जो करते हैं वो बौनेपन के आकलन के लिए करते हैं, ना कि कुपोषित के लिए दोस्तों। अब दोस्तों जो मध्य भुजा का है आपका, कि मध्य भुजा के अनुसार जो परिधि थी आपकी, तो मध्य भुजा के अनुसार जो परिधि थी दोस्तों आपकी, तो वो थी आपकी मध्य भुजा की परिधि यानी MUAC का उपयोग आमतौर पर तीव्र कुपोषण का आकलन करने के लिए किया जाता है, खासकर छोटे बच्चों जैसे 6 से 59 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो गंभीर तीव्र कुपोषण की पहचान करने के लिए व्यावहारिक होने के बावजूद यह समग्र पोषण स्थिति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि वो उम्र के हिसाब से वजन मापना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने और निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख उपाय है। यह कुपोषण की जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने का एक सरल और व्यापक तरीका प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना संभव हो जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल होता है? जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों। विटामिन के क्वेश्चन, जो विटामिन का चैप्टर है महिला बाल विकास का, तो यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं दोस्तों। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल होते हैं? खनिज और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, जल और प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो आपके सूक्ष्म पोषण तत्वों में शामिल होते हैं वो होते हैं आपके खनिज और विटामिन। अब खनिज और विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। खनिज और विटामिन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी थ्योरी को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो आपको देते हैं खनिज और विटामिन की कुछ जानकारी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो थ्योरी को, कंटेंट को अच्छे से समझिए दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व अपने शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों के प्रमुख समूहों में से एक, उनमें विटामिन और खनिज होते हैं। विटामिन ऊर्जा प्रदान और प्रतिरक्षी कार्य, रक्त स्कंदन और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। इस बीच खनिज वृद्धि, अस्थियों के स्वास्थ्य, द्रव्य संतुलन और कई अन्य प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन और खनिजों को निम्न 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी श्रेणी होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आएगा। विटामिन और खनिज को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है? तो वो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। जल यानी जल विलय विटामिन, जो जल में विलय होती है, वसा विलय विटामिन, बृहद खनिज और लेस मात्रक खनिज। जो 4 विटामिन होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके चारों ही। अब और अधिक जानकारी देते हैं तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रकार के। सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो जल विलय विटामिन, अधिकांश विटामिन जल में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल विलय विटामिन कहते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जल में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वो है B1, B2 एंड B3, जो जल में घुल जाते हैं। अब वसा विलय विटामिन यानी वसा विलय विटामिन जल में नहीं घुलते हैं। तो उदाहरण है आपका विटामिन ए, विटामिन डी। यानी विटामिन ए और विटामिन डी क्या होते हैं दोस्तों? जल में नहीं घुलते हैं। जो बृहद खनिज होते हैं दोस्तों, तो बृहद खनिजों की संख्या में विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए लेस मात्रक खनिजों की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण कैल्शियम, फास्फोरस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेस मात्रक खनिजों की बृहद खनिजों की तुलना में जो आवश्यकता होती है।
तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण कार्यों उदाहरण आयरन, जिंक, कॉपर आदि को सक्षम करते हैं। तो इस बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि प्रोटीन के आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, प्रोटीन के हम आपको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तो प्रोटीन की इसी तरह के क्वेश्चन, थ्योरी, कंटेंट लेके आपके बीच आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस लेके आएंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर का। तो बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। क्वाशियोरकर नामक कुपोषण नामक संबंधित विकार किसके कारण होता है? जो क्वाशियोरकर नामक कुपोषण संबंधित विकार है वो किसके कारण होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या प्रोटीन? तो जो दोस्तों आपका क्वाशियोरकर नामक कुपोषण संबंधित विकार है वो होता है दोस्तों आपके प्रोटीन के कारण। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब दोस्तों क्वाशियोरकर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्वाशियोरकर है क्या? क्वाशियोरकर जैसे एडमेटस कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। यह मुख्य रूप से एडिमा सोफ या द्रव्य प्रतिधारित से संबंधित होता है। आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है दोस्तों। जो आहार में यदि कमी हो जाती है तो उसका कुपोषण का एक रूप होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाशियोरकर। स्पष्टीकरण करते हैं दोस्तों इसका। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आहार में सभी बृहत पोषक और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण ऊर्जा की कमी की स्थिति यह अचानक या धीरे धीरे हो सकता है। इसे हल्के या मध्य या गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से होते हैं? तो इसे दो प्रकार के होते हैं क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर और मरामस, यह इसे दो प्रकार के होते हैं। तो क्वाशियोरकर और मरामस। क्वाशियोरकर क्या होते हैं दोस्तों? और क्वाशियोरकर क्या है? तो यह गंभीर प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण के दो प्रमुख कारणों में से एक है। क्वाशियोरकर से पीड़ित व्यक्तियों में विशेष रूप से प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण ऊतकों में द्रव्य और प्रतिधारित होता है और एडिमा हो जाता है, जो क्वाशियोरकर को कुपोषण रूप से अन्य रूपों से अलग करता है दोस्तों। क्वाशियोरकर की जो नैदानिक विशेषताएं हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि क्वाशियोरकर की नैदानिक विशेषताएं। विशेष रूप से निचले हाथ पांव में एडिमा होता है, जलोदर के साथ फूला हुआ पेट और मुंह में फेस, सूखे भंगुर बाल, बालों का झड़ना और बालों में द्रव्य रंग की हानि, शुष्क छिली त्वचा, पपड़ीदार पैच या लाल धब्बे के कारण होने वाला डर्मेटाइटिस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका जो क्वाशियोरकर का अगला पॉइंट है दोस्तों नैदानिक। तो बर्द है तो यकृत, पेटी, लीवर रोग का एक लक्षण है। पेशी द्रव्यमान में कमी लेकिन प्रतिधारित अतिशय वसा, निर्जलीकरण, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन और थकान, यह सभी क्या होते हैं दोस्तों? क्वाशियोरकर के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो चिड़चिड़ापन और थकान, बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि यानी बच्चों की वृद्धि रोकना थोड़ा रुक जाना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन की। तो यह प्राकृतिक और आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और यह वृद्धि और विकास, घावों को मरम्मत और उपचार, स्वस्थ अस्थियों को और ऊतकों को बनाए रखने में, प्रतिरक्षा तंत्र के समुचित कार्य के लिए और अन्य जैविक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो विटामिन घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती हैं। जो विटामिन घुलनशील के आधार पर कौन कौन से? दो प्रकार के, एक बसा विलायक, एक जलीय विलायक विटामिन। तो बसा विलायक होते हैं दोस्तों ए, डी, के, ई। तो जो होते हैं दोस्तों बसा विलायक में ए, डी, ई, के, यानी चार विटामिन होते हैं जो बसा में आपकी विलय होते हैं। तो बसा को उसकी संग्रहित हो जाते हैं। इन विटामिनों की अवशोषित करने के लिए बसा की आवश्यकता होती है, ए, डी, ई, के, जो आपके बसा में विलय होते हैं। और जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? जो जल में विलय हो जाते हैं। तो जल में विलय होने वाले विटामिन से दोस्तों, जल में विलय विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते क्योंकि इनकी अधिकता मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन विटामिन को लगातार बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन बी और सी जलीय विलय विटामिन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्शियम की। तो कैल्शियम की बात करते हैं, यह निम्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन से? अस्थियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में, हृदय स्पंद सहित पेशियों को संकुचन को नियंत्रित करता है, रक्त स्कंदन को सामान्य रूप से सुनिश्चित करता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों को रिकेटस नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बाद में जीवन के अस्थि मृदुता, ओस्टियोमलेशिया या फिर अस्थि सुस्थिरता, ओस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो सकते हैं दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इनहेरिकेटस या कर्ब्स के रूप में भी जाना जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी प्रदान करता है। शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की विखंडित करता है, जो मस्तिष्क और पेशियों के प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट 3 बृहत पोषक तत्वों में से एक है, जो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है दोस्तों।
तो कार्बोहाइड्रेट की शरीर को क्या होती है दोस्तों, बड़ी मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है, आज की वीडियो में बात की है दोस्तों हमने विटामिन की, तो विटामिन के हमने कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं। इसी तरह के और भी आगे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर में आपको टॉपिक दिया गया है विटामिन और पोषण का, तो वहां से भी हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं दोस्तों। और जो 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं शिक्षा शास्त्र और बाल विकास की, तो वो भी आपकी चला रहे हैं दोस्तों, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा के देंगे। तो दोस्तों पूरे सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे आपको महिला बाल विकास का, तो वीडियो में सीरीज में पूरा एंड तक बने रहें, पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी पेपर में। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर, इसी तरह की जानकारी लेके हम आपके बीच में आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।